नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है सोशल साइंस से संबंधित। आप लोग वीडियो के लास्ट में बताना कि आपने 80 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। यहाँ पर पहला सवाल है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने, मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने या फिर स्टालिन ने? नई आर्थिक नीति लागू करने वाले कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर पहला का सही आंसर होगा लेनिन। लेनिन ने ही नई आर्थिक नीति लागू किया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे कि 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा। 2 का राइट ऑप्शन होगा 1906। सन 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा सवाल है यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी थी? आप लोग बताएंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को जो उपाधि दिया गया था, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तीसरा का सही आंसर क्या होगा? तीसरा का सही आंसर होगा कैसर-ए-हिंद। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी बताया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैसर-ए-हिंद ही तीसरा का राइट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को दी थी, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर के सवाल में कहा गया है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? झारखंड में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है या फिर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? आप लोग बताएंगे। 4 का यहाँ पर सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 5 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता ही दोस्तों भारत के लिए सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? आप लोग बताएंगे। कौन सा शिप यार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? 6 का सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर होगा माझगांव। माझगांव ही दोस्तों यहाँ पर 6 का सही आंसर होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र से लगाव होना या फिर अलगवाद होना, राष्ट्रहित में होना या फिर राष्ट्रीय एकता कायम करना? इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? आप लोग बताइएगा। 7 का सही ऑप्शन होगा अलगवाद होना। अलगवाद होना ही क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर के सवाल में कहा गया है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा करने वाले कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा करने वाले होते हैं राष्ट्रपति, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है,
खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें खनन को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर 9 का सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में ही खनन को शामिल किया जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो यहाँ पर 10 के लिए सही जवाब होगा प्राथमिक। प्राथमिक आर्थिक क्रिया ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है बाओदोई की सरकार कहाँ थी? बाओदोई की जो सरकार थी वो उत्तर वियतनाम में थी कि दक्षिण वियतनाम में थी या फिर कंबोडिया में थी या फिर हनोई में थी? बताएंगे 11 का सही जवाब। 11 का सही जवाब क्या होगा? 11 का सही जवाब होगा दक्षिणी वियतनाम। बाओदोई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो यहाँ पर 12 का सही आंसर होगा मेटरनिख है। मेटरनिख नहीं, वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने वाले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड रिपन थे या फिर लॉर्ड बेल्जरी थे? यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। 13 का यहाँ पर सही जवाब लॉर्ड लिटन होगा। लॉर्ड लिटन नहीं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन है, नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार है या फिर डिब्रू सैखोवा है? कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा ही 14 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 15 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? आप लोग बताएंगे। बोकारो में, राउरकेला में, सेलम में या फिर दुर्गापुर में? यहाँ पर 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर होगा दुर्गापुर। यदि आपने 15 का सही ऑप्शन नंबर डी बताया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में ही लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आप लोगों को उस संगठन का नाम बताना है जिसका संबंध मेजनी से था। ठीक है, बताइए मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हटोरिया से या फिर डायट से? तो यहाँ पर 16 का सही आंसर हमारे पास होगा कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ पीने का बर्तन होता है, पानी रखने का मिट्टी का पात्र होता है, रूस का सामंत होता है या फिर रूस का सम्राट होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर के सवाल में कहा गया है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था दोस्तों? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का ही हुआ आंदोलन था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है
भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था बताएंगे। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सन 1920 ईस्वी में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है सन 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। आप सभी को उस शहर का नाम बताना है जहां पर 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा कोलकाता। हमारे भारत देश का कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर पहला जूट मिल स्थापित हुआ था। कितने वर्ष में, तो 1917 वर्ष में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके 21 नंबर के ऑप्शन में आते हैं। इसमें बोला गया है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था बताएंगे। श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का या फिर कृषक वर्ग का। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पूंजीपति वर्गों के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, इन तीनों वर्गों का ही शोषण किया गया था, इसलिए एक इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। 22 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल की बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, यानी कि सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तर पथ या फिर दक्षिणी पथ मार्ग से, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो यहाँ पर 22 का सही आंसर होगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग ही हमारा राइट आंसर होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक किस छपाई की। आप लोगों को उस पुस्तक का नाम बताना है जिसकी छपाई सर्वप्रथम गुटेनबर्ग ने किया था। क्वेश्चन यही ना है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक किस छपाई की, यानी किस पुस्तक की छपाई की। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों हमको लगता है प्रश्न हमने बढ़िया से टाइप नहीं किया है। आप लोग बताइए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। कुरान की छपाई की, गीता की छपाई की, हदीस की छपाई की, या फिर मोबाइल की। मोबाइल नहीं होगा, बाइबल होगा। यहाँ पर बाइबल, यहाँ पर दोस्तों गलती से मोबाइल आ गया है, लेकिन यहाँ पर बाइबल होगा। ठीक है, बताइए कौन सा पुस्तक होगा यहाँ पर। तो 23 का सही आंसर होगा बाइबल, मोबाइल नहीं बाइबल। आपके ऑप्शन में देखिए, आपके फाइनल एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बाइबल, ना कि मोबाइल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 24 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में कौन सा सामाजिक वर्ग उभर कर आया, आप लोग बताएंगे। उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर मध्य वर्ग। यहाँ पर 25 का सही आंसर क्या होगा, 25 का यहाँ पर सही आंसर मध्य वर्ग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 25 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 26 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा यूनान को। यूनान को ही दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 27 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। जब 1917 की रूसी क्रांति हो रही थी तो उस समय किस जार का शासन था, आप लोग उनका नाम बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि यहाँ पर 27 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 27 का राइट ऑप्शन होगा निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय ही 27 का सही जवाब होगा, यानी कि 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय ही जार का शासन था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 28 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है
वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांस के नागरिक थे उन्हें क्या कहा जाता था? सिलोन कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था, मिलोन कहा जाता था, या फिर इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कहा जाता था? आप लोग बताएंगे। तो 28 का सही आंसर होगा मिलोन। मिलोन की कोलोन, बताइए मिलोन की कोलोन दोस्तों, कोलोन होगा, कोलोन। 28 का सही आंसर कोलोन होगा। देखिए यहाँ पर बी के स्थान पर सी आ गया है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कोलोन कहा जाता था किनको? तो फ्रांसीसी नागरिकों को, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे। 29 नंबर के सवाल में आएंगे तो इसमें पूछा गया है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऐसा वह कौन सा खनिज है जिसे उद्योगों की जननी मांगा गया है? माना गया है, मांगा नहीं, माना गया है। तो यहाँ पर 29 का सही आंसर होगा लोहा। लोहा को ही उद्योगों की जननी कहा गया है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी 29 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? हमारे भारत देश में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है दोस्तों? जीवन निर्वाह कृषि की, विस्तृत कृषि की, बागानी कृषि की, या फिर व्यापारिक कृषि की? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि। भारत में जीवन निर्वाह कृषि की ही प्रधानता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर सवाल है यहाँ पर, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? आप लोग बताएंगे कि इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, या फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे दोस्तों? यहाँ पर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा समुदायों के मध्य टकराव में कमी। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ समुदायों के मध्य टकराव में कमी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है जी? आयुक्त कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है, नगर प्रधान कहा जाता है, या फिर नगर आयुक्त कहा जाता है? तो यहाँ पर 32 के लिए राइट आंसर नगर आयुक्त होगा, ठीक है। नगर निगम के जो मुख्य प्रशासक होते हैं उन्हें नगर आयुक्त कहा जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता ना हो तो आप लोग उस प्रश्न के उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बच गया है। कल आप लोग फरवरी में प्रवेश कर जाइएगा, और जैसे ही आप लोग फरवरी में प्रवेश कीजिएगा तो इंटर वाले बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और रहा बात मैट्रिक वाले बच्चों का, तो मैट्रिक वाले बच्चों का भी एग्जाम अब बिल्कुल भी दूर नहीं है, क्योंकि जैसे ही इंटर का एग्जाम खत्म होगा वैसे ही मैट्रिक का एग्जाम शुरू हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना तैयारी कंप्लीट कर लीजिए, जितना हो सके उतना आप लोग अपने आप को झकझोर दीजिए पढ़ाई में, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम 33 नंबर के सवाल में आते हैं। सभी बच्चे अपना 100% देंगे, अपने पढ़ाई पर सभी बच्चे 100% देंगे, जितना हो सके उतना अपना आप लोग बेस्ट दीजिएगा, ताकि आप लोग अपने परीक्षा में भी बेस्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ पर 33 नंबर के सवाल में कहा गया है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर होगा इनमें सभी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है, मूल मंत्र भी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 34 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा के प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है, या फिर इनमें सभी है? तो दोस्तों मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है वो सभी है, ठीक है। विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है, मूल्य का संचय भी है। तो 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी मुझे उम्मीद है कि आप लोग बताए होंगे। 35 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है
जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है दोस्तों? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से होता है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से होता है, बालक और बालिकाओं की संख्या के अनुपात से होता है, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलने से होता है। यहाँ पर 35 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? 35 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 35 का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 36 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या फिर सर्वोच्च न्यायालय। इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा संघ राज्य की विशेषता के लिए? आप लोग बताएंगे। संघ राज्य की विशेषता नहीं के लिए, विशेषता के लिए नहीं बल्कि विशेषता नहीं के लिए आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 36 के लिए सही जवाब होगा एकहरी शासन व्यवस्था। यहाँ पर इकहरी लिखा गया है लेकिन आप लोग एकहरी समझ कर रखिएगा। क्या समझिएगा? एकहरी, ठीक है, एकहरी शासन व्यवस्था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 37 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। आप सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 नंबर सवाल है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर हमारे पास होगा बहुसंख्यों का शासन। बहुसंख्यों का शासन ही 38 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 39 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? जनता दल, डीएमके दल, लोक जनशक्ति पार्टी दल या फिर भारतीय जनता पार्टी दल। इनमें से कौन राष्ट्रीय दल है आप लोग बताएंगे। तो 39 का सही आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी दल। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बीजेपी। ठीक है, चलिए 40 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है, सामाजिक दल को कहा गया है, मानवीय दल को कहा गया है या फिर नागरिक दल को कहा गया है? लोकतंत्र का जो प्राण है दोस्तों वो कहा गया है राजनीतिक दल को, इसलिए सही जवाब 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? तो राजनीतिक दल याद रखिएगा। 41 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में या फिर आधुनिक युग में? सासाराम नगर का जो विकास है दोस्तों वो हुआ था मध्य युग में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 42 नंबर के सवाल में कहा गया है अविभाजित बिहार में जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? एकमात्र नियोजित नगर कौन था जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था? तो यहाँ पर पटना था, मुंगेर था, जमशेदपुर था या फिर गया था? तो 42 के लिए राइट आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर ही एकमात्र नियोजित नगर था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 नंबर सवाल है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का नाम बताना है आप लोगों को। पटना हवाई अड्डा का नाम आप सभी जानते होंगे कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही पटना के हवाई अड्डा का नाम है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 44 नंबर सवाल है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग बिहार शरीफ में है, राजगीर में है, गया में है, बांका में है? पलंगिया तरह होई
44 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। रज्जू से राजगीर समझेंगे। ठीक है, रज्जू से राजगीर, रज्जू से राजगीर आप लोग याद रखना। ठीक है, 45 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना हिमालय क्षेत्र में है, उत्तर बिहार मैदान में है, दक्षिण बिहार मैदान में है, या फिर दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में है। कहाँ पर खनिज तेल की संभावना है आप लोग बताएंगे। तो 45 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। बिहार में हिमालय क्षेत्र में ही खनिज तेल की संभावना है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। तो 46 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन बिल्कुल भी मुद्रा का कार्य नहीं है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक है। इनमें से कौन बैंक भारत का केंद्रीय है बैंक है। ठीक है, तो आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो 47 का यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही 47 का बिल्कुल सही जवाब होगा, आप लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 48 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, या फिर सभी हैं। दोस्तों ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो दोस्तों कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 49 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है, परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, या फिर दोनों से। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा बताएंगे आप लोग। यहाँ पर 49 का राइट ऑप्शन होगा परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 49 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 50 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है आप लोगों से निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है। निम्नलिखित में किसे बाढ़ के प्रभाव से सबसे अधिक हानि होती है। फसलों को होती है, पशुओं को होती है, भवनों को होती है। दोस्तों बाढ़ से फसलों को भी हानि होती है, पशुओं को भी हानि होती है और भवनों को भी हानि होती है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को ही हानि होती है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 51 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। 51 का राइट आंसर बताएंगे। 51 का राइट आंसर होगा केबल का टूट जाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। केबल के टूट जाने से सामान्य संचार व्यवस्था का बाधित हो जाना दोस्तों कंपलसरी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 52 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर 52 नंबर के सवाल में कहा गया है आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है आप लोग बताएंगे। ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर कोई जलने की स्थिति में है, अगर किसी को आग लग गया है, ठीक है, तो दोस्तों वहां पर हमें सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार करना चाहिए वो करना चाहिए ठंडा पानी डालने वाला, यानी कि उस व्यक्ति पर हमें ठंडा पानी डालना चाहिए जिससे कि उसका जो शरीर पर लगने वाला जो आग है वो बुझ सके। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 53 नंबर सवाल है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र क्या कहलाता है। तो 53 के लिए राइट आंसर हमारे पास होगा अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित जो केंद्र होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर अधि लिखा दिया है, लेकिन दोस्तों आप लोग अधिकेंद्र समझना ना, अधिकेंद्र।
अधिकेंद्र आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 55 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन हैं। कौन व्यापारी प्रथम बार पहली बार हिंद चीन पहुंचा था, आप लोग नाम बताएंगे। इंग्लैंडवासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वो थे दोस्तों पुर्तगाली। पुर्तगाली ही हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी हुए थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 नंबर के सवाल में है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी दोस्तों। तो यहाँ पर 56 के लिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा लाला हरदयाल ने। सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 57 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है आप लोग बताइए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है दोस्तों क्या। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर के सवाल में कहा गया है बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, आप लोग बताएंगे। 7.1%, 19.5%, 5.5% या फिर 10.5%। यहाँ पर 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यानी कि 7.1%। बिहार में 7.1% में ही वन का फैलाव है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 नंबर सवाल है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। आप सभी को उस स्थान का नाम बताना है जहां पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो यहां पर 59 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, यानी कि तारापुर। तारापुर में ही भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 60 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर जूट के कारखाने स्थापित हैं। कटिहार में है, नवादा में है, वैशाली में है या फिर बेगूसराय में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कटिहार। कटिहार स्थान में ही जूट के कारखाने स्थापित है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। मानचित्र में मैदान को दिखलाने वाला जो रंग है वो बताइए कि किस रंग का है। तो यहाँ पर हमारा 61 का सही आंसर होगा हरा। मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है, पानी को नीले रंग से दर्शाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 नंबर के सवाल में है सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। बिहार राज्य के सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, आप लोग बताएंगे। भागलपुर है, पटना है, नालंदा है या फिर मुंगेर है। तो 62 का सही आंसर होगा पटना। पटना दोस्तों सबसे आबादी वाला जिला है बिहार राज्य का, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 63 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब माना जाता है। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब हुआ था। 1842 में, 1874 में, 1858 में या फिर 1862 ईस्वी में। 63 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 63 का सही आंसर होगा 1874 ईस्वी में। हमारे बिहार राज्य में सन 1874 ईस्वी में रेल परिवहन का शुभ आरंभ हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 नंबर सवाल है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। 80%, 75%, 65% या फिर 86%। तो दोस्तों यहाँ पर 64 का सही आंसर होगा 80%। बिहार राज्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
65 नंबर के सवाल में कहा गया है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है बताएंगे आप लोग। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है दोस्तों अलगाववाद, जो कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया भी है। अलगाववाद ही क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 66 नंबर के सवाल में कहा गया है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1966 में, 1980 में, 1969 में या फिर 1975 में। तो 66 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969। सन 1969 ईस्वी में ही व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 नंबर के सवाल में कहा गया है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। आप सभी को उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताना है जिन्होंने पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो कंपनी का नाम है वो होगा कोका कोला। कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने ही पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 68 नंबर के सवाल में है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो हुआ था 1935 ईस्वी में। सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 नंबर के सवाल में कहा गया है गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है। इस कथन को कहने वाले कौन है दोस्तों। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, इस कथन को किसने कहा था आप लोग बताएंगे। इस कथन को कहने वाले हैं मार्शल, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 नंबर के सवाल में कहा गया है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा वह कौन सा क्षेत्र है जिसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर 70 के लिए राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्योग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 71 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है देश में जिला फोरमों की संख्या है। देश में जिला फोरमों की संख्या टोटल कितनी है। देश में जिला फोरमों की टोटल जो संख्या है दोस्तों वो है हमारे पास हो जाएगा इसका सही आंसर 582। 582 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर के सवाल में है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। नेपाल, आप लोगों को याद है नेपाल देश से ही बिहार की सीमा जुड़ी है, इसलिए 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 नंबर के सवाल में है किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पर 73 के लिए राइट आंसर होगा जापान। जापान आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, 74 नंबर के सवाल में है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 75 नंबर सवाल है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दूसरा। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 76 नंबर के सवाल में कहा गया है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऐसा वह कौन सा देश है जहां पर बिल्कुल भी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो यहां पर 76 के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड है। ब्रिटेन में ही बिल्कुल भी बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 नंबर के सवाल में है जनता दल पार्टी का गठन हुआ था कब। आप लोग बताइए कि कब जनता दल पार्टी का गठन हुआ था। तो 77 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। सन 1999 ईस्वी में जनता दल पार्टी का गठन हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 नंबर के सवाल में कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी 78 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 79 नंबर सवाल है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पेड़ काटने के विरोध से। पेड़ काटने के विरोध से ही चिपको आंदोलन संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर सवाल है दोस्तों
दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सांसदों और विधायकों पर। सांसदों और विधायकों पर ही दल बदल कानून लागू होता है, इसलिए 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सोशल साइंस सब्जेक्ट से संबंधित टोटल 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।